Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to do third lecture of second chapter again, that is the structure of atom. And in last video I have covered some important topics, different models like Rutherford model, Thomson model and Bohr's model भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि उससे पहले क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बोर्स मॉडल आया था। तो उसी टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अगर आप देखें तो ऑल द टाइम वी आर सराउंडेड विद दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स like waves transmitted by radio, TV, phone, microwave, computers, ठीक है। बट हम सिर्फ विजिबल लाइट ही देखते हैं, जबकि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका जो कंबाइंड जो कंप्लीट रेंज होती है उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज़ द कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स and the arrangement of different types of electromagnetic radiations in order of increasing wavelengths or decreasing frequencies is known as electromagnetic spectrum। मतलब जितनी भी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन सभी को एक स्पेक्ट्रम के अंडर अरेंज कर देना कि उनकी कितनी वेवलेंथ है या कितनी फ्रीक्वेंसी है, उस स्पेक्ट्रम को ही हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे गामा रेज हैं। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं बात वो है इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ मतलब जो गामा रेज हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। गामा रेज से ज़्यादा वेवलेंथ एक्स रेज की है, उससे भी ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, देन विजिबल जो हमें दिखाई पड़ती है और जिसे आप लोग बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। सिर्फ ये विजिबल रीजन है जो हमें दिखाई पड़ता है, एंड उससे भी ज़्यादा जो रेडिएशन है वेवलेंथ है वो है इंफ्रारेड रेडिएशन, देन माइक्रोवेव्स रेडिएशंस, एंड सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो होती है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ। ठीक है, इनकी रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, जबकि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, मीन्स जो रेडियो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन जिसका सोर्स है सन, ठीक है, तो इसमें जो सबसे कम वेवलेंथ होती है वो वॉयलेट कलर की होती है। ठीक है, एंड जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो रेड कलर की होगी। तो रेड कलर की वेवलेंथ 760 नैनोमीटर अप्रॉक्स और इसकी वॉयलेट की 380 नैनोमीटर होती है। अगर हम यूजेस की बात करें तो जैसे लाइक रेडियो वेव्स हैं, तो जितना भी जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं चीज़ें, जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ़ोन है, रेडियो है, रडार है, ठीक है, वाईफाई है, इन सब में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव ये भी इसी की कैटेगरी में आ जाता है। इंफ्रारेड जो रिमोट कंट्रोल हम यूज़ करते हैं या फिर जो इंफ्रारेड गॉगल्स वगैरह हैं वहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन होगा। विजुअल बता दिया मैंने, विजुअल है। अल्ट्रा वायलेट की अगर हम बात करें तो जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं मेडिकल पर्पज़ में उनको स्टरलाइज करने के लिए यूवी रेडिएशंस यूज़ होता है। एक्सरेज आपने सुना होगा, जब भी मेडिकल पर्पज़ होता है एक्सरे कराने को बोला जाता है कि ना एक्सरे से पता लग जाता है, क्योंकि उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बॉडी के अंदर तक वो पेनिट्रेट कर देगा, हमें दिख जाएगा। यहाँ तक कि आपने कभी देखा होगा कि एयरपोर्ट वगैरह पे जो सामान की जो चेकिंग होती है वहाँ पे एक्सरेज डाली जाती हैं बैग वगैरह पे, तो पता लग जाता है कि बैग के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, जो हम अपनी नॉर्मल आईज से हम नहीं देख सकते सामान बैग के अंदर क्या है, वो एक्सरेज वो चीज़ें देख लेती हैं, तभी उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। एंड रही बात जो गामा रेज हैं वो उनकी तो वेवलेंथ सबसे ही कम होती है, लोएस्ट होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम गामा रेज की होती है। और ये कैंसर सेल्स को
डिटेक्ट करने में गामा रेज यूज़ होती हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज़ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आपको बच्चों पता है कि जब हमने वेव थ्योरी पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव जैसा फंक्शन करता है, यानी कि जो लाइट है जो प्रोपेगेट करती है वो वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। लाइक वेव, लाइट को वेव जैसा माना गया था, लेकिन बाद में पता लगा जो कुछ चीज़ें थी, जो कुछ फैक्टर्स थे, जो कुछ प्रोसेस थे, वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में तो बता दिया, बट जो फैक्टर्स वो नहीं बता पाए उनमें से जो हमें 2 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो हैं, एक तो है उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो 2 ऐसे फिनोमेना थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इससे ये पता लगा कि जो रेडिएशन है वो सिर्फ वेव जैसा ही बिहेव नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल जैसा नेचर भी शो कर रहा है, जो और ज़्यादा क्लियर हो गया जब हम आगे डिस्कस करेंगे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। सो जो पहली बात थी, जो पहला प्रोसेस था जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो क्या होता है, उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब भी किसी बॉडी पे, किसी सरफेस पे, किसी सब्सटेंस पे लाइट पड़ती है, वाइट लाइट पड़ती है, तो वो जो बॉडी है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, कुछ वो रिफ्लेक्ट करती है और कुछ वो ट्रांसमिट करती है। जो वो रिफ्लेक्ट करती है वो ही कलर हमें दिखाई पड़ता है। मान लिया हमें कोई सब्सटेंस रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब उसी सरफेस ने, उस बॉडी ने कुछ रेडिएशन को, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, तब उसने रेड कलर रिफ्लेक्ट किया होगा, रेड कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट किया होगा, इसलिए वो हमें रेड कलर में ही दिखाई पड़ती है। तो जैसा रिफ्लेक्शन होगा वैसा ही कलर हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो ब्लैक बॉडी होती है, यहाँ बात कर रहे हैं जनरल, कुछ एब्जॉर्प्शन, कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ ट्रांसमिशन, बट ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल बॉडी। आइडियल बॉडी वैसे तो होती ही नहीं है, क्योंकि हर एक बॉडी है कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगी, कुछ ना कुछ एमिट करेगी, ट्रांसमिट करेगी। बट ब्लैक बॉडी क्या होती है? इट इज़ एन आइडियल बॉडी, आइडियल, विच emits and absorbs radiations of all wavelengths और frequencies। मतलब ऐसी बॉडी, ऐसा सब्सटेंस जो हर तरीके की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वो कुछ करे, सारी जो सब्सटेंस है वो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ कम अमाउंट में करती हैं, कुछ ज़्यादा करती हैं, बट जो ब्लैक बॉडी वो हर तरीके के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है और रेडिएशंस एमिट भी करती है। तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कह देते हैं। एंड जो रेडिएशन एमिट कर रही है वो ब्लैक बॉडी, उस रेडिएशन को हम कह देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूरा तरीके से पार्टिकल नेचर पे ही डिपेंड था, इसे वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। उसके लिए आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम, शायद आपने नोटिस किया होगा, किसी हम लोहे को सपोज़ हम उसको गर्म करते हैं, तो लोहा क्या है, स्टार्टिंग में बिल्कुल वो रेड सा दिखाई पड़ता है, गर्म कर रहे हैं रेड होता है, धीरे धीरे हम उसको ज़्यादा देर तक गर्म करते रहते हैं तो रेड के बाद उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है, एंड फाइनली वो बिल्कुल रेड से होते होते वो ब्लू कलर का हमें दिखाई पड़ने लगता है। अब आपको पता है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जबकि जो ब्लू कलर की हम बात करते हैं उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वो हमें दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हमें ब्लू कलर का, जब मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है तो ब्लू कलर का ही रेडिएशन, वो हमें कलर उसका दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब है जब डिफरेंट वेवलेंथ है या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो डिफरेंट कलर शो कर रहा है, इसका मतलब है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। जबकि वेव नेचर कह रहा था, वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि चाहे कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे कुछ भी वेवलेंथ हो, एक ही कलर होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही तरह की एनर्जी, कॉन्टीन्यूअस एनर्जी ही शो कर रही है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने उस वेव थ्योरी को गलत साबित कर दिया, यानी कि
जो रेडिएशन है वो डिपेंड करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और ये सिंपल सी बात है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है कि जब कोई चीज़ कर रहे हैं हमें दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वो शो कर रहा है, इसका मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट फेनामिना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको बाद में प्लैंक्स ने और ज़्यादा क्लियर कर दिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था हर्ट्स ने इन 1887 में। तो ये क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल when a light of suitable frequency, very important, suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect। मतलब किसी मेटल की सरफेस पे जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम में ही क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मीन्स लाइट, लाइट पड़ती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। ठीक है, एंड कुछ फैक्टर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप देख रहे हैं ये एक मेटल की सरफेस है, इस पर कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। दिस इज, ये जो लाइन दिख रही है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं सरफेस में से, और इस इफेक्ट को ही हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं, लाइक सबसे पहली बात तो जो साइज़ जिन मेटल्स का बड़ा होता है, लाइक सीजियम, रूबिडियम, पोटेशियम, क्योंकि इसमें जब साइज़ बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं, और जब दूर होते हैं तो उनका अट्रैक्शन कम होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और अट्रैक्शन कम होता है तो वो ईजिली मेटल की सरफेस को छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जल्दी होता है। ठीक है, और क्या क्या इसके कुछ फैक्टर्स थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, वो भी देख लेते हैं। Like the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface। जैसे ही जैसे लाइट पड़ती है सरफेस पे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। देर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बिल्कुल भी टाइम का गैप नहीं होता है, लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। फॉर ईच मेटल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी of light is needed to eject the electrons and which is called threshold frequency। मतलब कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट ज़रूर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को वो इजेक्ट करा सके, एंड वो कम से कम वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं सरफेस से, उनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एंड लास्ट वन इज the number of electrons ejected per second from the metal surface depends upon the intensity or brightness of incident radiation। मतलब जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी रेडिएशन की, जितना ज़्यादा लाइट इंटेंस होगी, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट होंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड नहीं करेंगे, ब्राइटनेस पे डिपेंड करेंगे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और इस इफेक्ट के थ्रू पता लगा कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। सो आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उसने एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी लेंथी टॉपिक, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्लैंक की थ्योरी थी उसने बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रही है, और यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे।
जबकि जो वेव नेचर था वो कॉन्टीन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, कॉन्टीन्यूअस। तभी तो जो हमने एग्जांपल देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि जो आयरन बार है, लोहे को हम जब गर्म करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट वेवलेंथ पे वो शो करता है। तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि वो वेव नेचर यानी कॉन्टीन्यूअस तो जनरेशन शो ही नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तभी वो अलग फ्रीक्वेंसी, अलग वेवलेंथ पे अलग कलर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज के जो टॉपिक हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूज़न रहता है, बट स्टिल क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।